हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता पेपर 2019 टीईटी 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन का गणित का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग ये 2019 के मॉर्निंग वाला शिफ्ट में जो 2019 में पेपर आया था शॉर्ट पेपर, आइए हम उसको सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मॉर्निंग शिफ्ट जिसमें कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षा की एबिलिटी टेस्ट ली जाती है, उसमें किस किस प्रकार से क्वेश्चन आता है आइए देखते हैं। इसमें 91 सेट ए का मैथ्स खंड में गणित खंड में 91 नंबर के एक क्वेश्चन आया था कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी भुजाओं का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश बनाते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं कि यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर दिया हुआ है, वर्ग सेंटीमीटर दिया है तथा उसका अनुपात 3:4:5 दिया हुआ है। यहाँ 3 भुजाएं दी गई है हमारे पास। आइए हम सॉल्यूशन इसमें करते हैं कि सॉल्यूशन यहाँ 91 नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया है यहाँ 216 वर्ग सेंटीमीटर, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा भुजाओं का परिमाप, भुजाओं का अनुपात दिया गया है। इसमें भुजाओं का अनुपात हमारे पास 3:4:5 है। हम देखते हैं कि जब त्रिभुज में 3 भुजाएं दी रहती है तो हम या तो हेरो का सूत्र लगाते हैं, 3 भुजाएं दी गई है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि यह 3:4:5 के अनुपात में है, 3:4:5 जो कि पाइथागोरियन त्रिक के अनुपात में है। पाइथागोरियन त्रिक यानी इसमें ये जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये दिया गया त्रिभुज कैसे है, समकोण त्रिभुज 3, 4 और 5 के अनुपात में ये दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, भुजाओं का क्षेत्रफल, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 216 सेंटीमीटर, जिसमें हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। किसी एक को आधार मान लो 3x, इसको हम 3x मान लेंगे और दूसरी भुजा 4x बराबर 216। ठीक है, तो इनको हम गुणा करेंगे तो 4×12x का वर्ग, 4×12x वर्ग में 2 भाग देंगे तो ये 6x वर्ग हो जाएगा। 6x वर्ग बराबर 216, तो x वर्ग बराबर, यहाँ x वर्ग बराबर हो जाएगा 6 का भाग चला जाएगा इसमें 6 का, तो 6×3=18, 6 का 216 में भाग देंगे तो हमारा 36 आएगा। अब हमारा x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो x का वैल्यू अब हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। x का वैल्यू अब हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया। परिमाप पूछा है इसमें, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाओं का 3 और 4, 3 7, 7 5 12 हो जाएगा। 12x सब में हम जोड़ेंगे यहाँ पर 3x धन 4x धन 5x, यानी ये हो जाएगा 12x। तो x का मान यहाँ रख दो सीधा, x का मान हमारे पास 6 आया है, तो 12×6 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है, जो कि हमारे इसमें ऑप्शन कितना नंबर पे दिया है, ऑप्शन डी। हमारा ऑप्शन डी इसका आंसर है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर दिए गए त्रिभुज, एक तुरंत इसको हमें इतना लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यदि ऊंचाई दिया है, चाहे किसी प्रकार का त्रिभुज दिया हो, एक आधार दिया है और उस आधार पर लंबवत ऊंचाई दिया गया है, तो हम उसमें 1/2 आधार गुणित ऊंचाई फार्मूला से ही लगाएंगे। तो यहाँ क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर होता है 1/2 आधार लिख देता हूँ यहाँ, आधार गुणित ऊंचाई, उसी फार्मूला में हम रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे हम क्षेत्रफल देखेंगे 4×12, 12 का आधा हो जाएगा 6, तो 6x वर्ग, 6x वर्ग बराबर हो जाएगा 216, तो x² बराबर मात्र 36, तो x बराबर 6 आ जाएगा। और फिर भुजाओं का योग, परिमाप मतलब बाहरी भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 5 12 12 और x मान 6, 12 6 को 72। तुरंत हम इसको कैलकुलेशन करके बनाएंगे। आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 95 नंबर पे क्वेश्चन आया हमारा। 95 नंबर पे क्वेश्चन बोला गया है 24 मीटर लंबी
8 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर गुणित 12 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर नाप की कितनी ईंटें लगेंगी यदि दीवार का 10% हिस्सा मसालों से भरा हुआ है। तो आइए हम इसको देखते हैं 95 नंबर 95। तो ईंटों की संख्या बराबर, सीधा हम यहाँ पर लिखेंगे ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे, और इसका दीवार का आयतन का देखिए 10% मसाला से भरा हुआ है, 10% हमारा मसाला से भरा हुआ है, तो हम यहाँ पर 90% भाग में हम क्या करेंगे, ईंट डालेंगे। तो दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन, ये संख्या हमें ज्ञात करना है। ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन उसका 90%। तो हम देखेंगे यहाँ पर दीवार का आयतन, दीवार की लंबाई कितना दिया हुआ है 24 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर ईंट का आयतन तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। 24 मीटर बराबर 2400 सेंटीमीटर और गुणित 8 मीटर बराबर यहाँ पर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हो गया, 8 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो है 60 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। गणित की परिभाषा है कि यहाँ हमारा तुरंत सब क्या करना है, एक ही विमा में होना चाहिए। और गुणित कितना करें हम यहाँ पर ईंट का आयतन कितना दिया है यहाँ पर हमारे पास 24 सेंटीमीटर गुणित 12 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर, इसका हम 90% यानी 90 बटे 100 करेंगे, 9 बटे 10 कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर आपस में कट जाएगा। यहाँ देखिए 24 ये 100 हो जाएगा, तो 2400 में 24 का भाग देंगे, यहाँ दोनों शून्य 1 शून्य काटेगा, यहाँ से 800 का 1 शून्य काट दें, 12 एकम 12, 12 पंचे 60 काट देते हैं। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा कि 8 पंचे 40 और 4 निया, अच्छा 1 मिनट, 8 यहाँ से भी कटेगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 यहाँ पर हमारे पास आ गया, 100 गुणित 10 गुणित 5 गुणित यहाँ 90, यानी 9 पंचे 45,000 ईंटों की हमारी आवश्यकता होगी, जिसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पर हमने देखा यदि हम निकालना चाहते तो पहले ईंट की संख्या निकाल सकते थे, दोनों दीवारों को आपस में काट करके। यहाँ पर देखिए 24 इससे कट जाए, 12 पंचे 60, 8 इससे कटता है, इसका 2 शून्य यानी 100 बचता, यहाँ 100 तो 100 200, ठीक है। और यहाँ 5 100 गुणित 100 गुणित 5 यानी 50,000 हो जाता है। ईंटों की संख्या 50,000 आता है, जिसमें से 10% मसाला है, तो 50,000 का 90% यानी 45,000 ही आता है, उसमें भी 45,000 ईंट। इसमें हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए। आइए हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। यदि उस क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं कि हमारा जो आयताकार क्षेत्र है उसकी लंबाई, आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पर लंबाई दोनों को हम रेशियो में निकालते हैं। चलिए लंबाई रेशियो चौड़ाई बराबर, यदि लंबाई 100 है तो चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। बोला ही यहाँ पर, देखिए क्या बोला है यहाँ पर कि एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है, 60% यानी लंबाई 100 है तो इसकी चौड़ाई कितना हो जाएगा 60। यदि हम इसको अनुपात में देखें तो ये 20 पंचे 100 5:3 हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है, दिया गया है परिमाप बराबर क्या होता है हमारे पास, परिमाप बराबर 2 और लंबाई धन चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई की योगफल का 2 गुना, लंबाई और चौड़ाई की योगफल का 2 गुना। तो 5 और 3 8, यानी 1 से मानेंगे तो ये 5x होगा, ये 3x। तो यहाँ पर हम 5x धन 3x 5 3 8x का 2 गुना कर देंगे, तो 16x बराबर हमारे पास दिया हुआ है कितना 800 मीटर दिया हुआ है। तो 800 में देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 16x बराबर 800, तो 1 से 16 पंचे 80, देखिए 16 पंचे 80 50 आ जाएगा, 1 से बराबर हमारे पास 50 आ गया, यहाँ पर 50। उसके बाद पूछा गया है यहाँ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर ये आयताकार क्षेत्र है तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी 5x गुणित 3x,
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5 गुणित 50 धन 3 गुणित 50 लिखेंगे, यानी 25। यहाँ 5 दिया 15 और ये 2500, ये 15 गुणित ये 5 बचे 2500, इसको लिख देते हैं 2500। 25 15 375 होता है, 25 15 375, दो शून्य लगा दिए, हमारा ईंटों की संख्या आ गया 37,500। ये हो गया। यहाँ लंबाई कितना हो गया हमारा 5 25 25 यानी 250 और ये 150। यदि लंबाई और चौड़ाई पूछता तो लंबाई हमारा हो जाता 50 पंचे 250 और चौड़ाई यदि पूछा रहता तो चौड़ाई बराबर हमारा हो जाता 50 दिया 150। ये अगर हमारा दोनों का हम यदि क्षेत्रफल निकाले तो कितना हो गया 25 15 300 होता 375 होता है। 25 15 25 16 400 होता है 325 है ना। 25 15 375 और दो शून्य लगा देंगे 37,500 इसमें वर्ग सेंटीमीटर क्या दिया है इसमें वर्ग मीटर ये हमारा ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर बी है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार हम इसको निकालेंगे एकदम शॉर्ट तरीके से, एकदम शॉर्ट। फिर देखते हैं हम लोग नंबर 97 हमारा कैसे बनेगा। 97 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए यदि, देखिए यहाँ पर हमारा 5 निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए यदि 658 गुणित 658 है ना माइनस 328 गुणित 328 बटे दिया हुआ है 658 गुणित 658 धन 658 गुणित 328 धन 328 गुणित 328। ऐसे क्वेश्चनों को हम सब इसमें ABCD लिखना शुरू करेंगे। ये A है, ये भी A है, ये है तो A का क्यूब हो गया माइनस यहाँ पर B गुणित B कर देंगे, सबको B लिखेंगे तो B का घात 3 यानी B का घात 3। नीचे में देख रहे हैं A गुणित A यानी A स्क्वायर है और प्लस A गुणित B यानी AB और प्लस ये B स्क्वायर B गुणित B है ना। तो हम इसको जानते हैं कि इसको विस्तार करते हैं तो क्या होता है A क्यूब प्लस B क्यूब तो A माइनस B क्यूब का A माइनस B दूसरा ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर होता है अपान ये हमारा नीचे में है A स्क्वायर प्लस AB और प्लस B स्क्वायर। ये बीजगणितीय सूत्र है, बीजगणितीय सूत्र। तो ये हमारा कट जाता है, बचता क्या है सीधा सीधा हमारा A माइनस B। यदि माइनस है यहाँ पर तो A माइनस B वाला बचेगा और प्लस है तो A प्लस B वाला बचता है तो A माइनस B। ऐसे प्रश्नों तो इनको भी हमें ऐसा नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है ये 658 में माइनस चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे और 328 658 में 328 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 600 में 28 में सॉरी 58 में 28 घटेगा तो 30 बचेगा और 600 में 300 घटे 330। ये हमारा ऑप्शन नंबर का कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम सीधा देखते साथ हम क्या करेंगे 658 में 328 यदि प्लस रहेगा तो हम सीधा प्लस लिखेंगे और यदि माइनस है तो सीधा माइनस घटा देंगे। प्लस करेंगे तो यहाँ पर जोड़ देंगे, योगफल रहता, अगर यहाँ पर प्लस रहता तो ये वाला पद में बीच वाला पद जहाँ ए बी का होता है ये वाला माइनस रहता है, बस ये इसमें फर्क रहता है। तो इस प्रकार ये हमारा ऑप्शन। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें नेक्स्ट सवाल इसमें 99 नंबर पे सवाल आया था, किसी रकम का 7 साल बाद साधारण ब्याज 1750 रुपये है 1750 रुपये है। यदि साधारण ब्याज 20% अधिक हो तो कितना अधिक ब्याज उस रकम पर प्राप्त होगा। साधारण ब्याज 20% अधिक हो तो ये 20% अधिक यानी साधारण ब्याज का ही 20% अधिक होगा ये तो कितना है। यहाँ पर हम देखेंगे 99 नंबर सवाल का तो 99 सवाल तो अधिक कितना होगा साधारण ब्याज का ही 20% अधिक, यानी हमारे पास अधिक बराबर साधारण ब्याज हुआ है 1750, इसका 20% यानी 1/5 कर देंगे हम सीधा 1/5। तो 5 से इसको काट दो, 5 दिया 15, 2 बचा 5 बचे 25 और 5 शून्य शून्य यानी 350 रुपए 350 रुपये इसका ऑप्शन आता, जो कि इसमें ऑप्शन में 350 रुपये हमारे पास दिया नहीं है। यहाँ पर बोला गया ये ब्याज टोटल ब्याज 20% अधिक होता, ये तो हमारा ब्याज की दर यदि 20% अधिक होता बोलते तो हम इसमें
ये ज्ञात नहीं किया जा सकता इसमें लिखते। और इसमें यदि हम ब्याज का बोला है, यहाँ पर बोला है कि साधारण ब्याज 20% अधिक होता, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी नंबर 350 आएगा, इसमें से कोई नहीं, हम ऑप्शन लेंगे। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसी संख्या को 342 से भाग देने पर, नेक्स्ट प्रश्न है अब हमारे पास, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेषफल प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आइए हम इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं। इस 100 नंबर का हमारा प्रश्न है कि यदि हम कोई संख्या है जिसको 342 से भाग दिया जाता है तो शेषफल, शेष यहाँ पर शेषफल, ये भाजक है, भाजक, और ये क्या हो गया, शेषफल कितना प्राप्त होता है हमारे पास, 47 प्राप्त होता है। दूसरा भाजक यदि हम उसे 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। इसको जानने के लिए पहले हम ये देखना है कि दोनों भाजक, जो दूसरा भाजक है वो पहले भाजक का फैक्टर होना चाहिए। हम देख रहे हैं ये 18 का इसमें भाग जाता है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। 18 यानी 9 और 2 का भाग जाना, इकाई में 2 है, मतलब 2 का भाग जाएगा, और ये जोड़ेंगे 4 3 7 और 2 9 से भाग जाएंगे, यानी ये इसमें भाग हमारे सीधा हम इसमें भाग दे देंगे। 47 में हम 18 का भाग देंगे, भाग देने पर ये आ गया 18 दूनी 36, यहाँ पर 47 डिवाइडेड बाई 18, 18 दूनी 36 हो गया, हमारा शेषफल बचेगा 11। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सीधा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11। या इसको हम दूसरा मेथड से देखें, यदि वह संख्या देखें, पहले तो बोला गया है तो संख्या जो भाज्य बराबर हमारा संख्या होता है वह क्या हो जाएगा, 342, और कोसेंट हमारा भागफल मान लीजिए q है, तो यह 47 हम जोड़ देंगे तो यह संख्या प्राप्त हो जाएगा। पहले से किसी संख्या में 342 का भाग देते हैं तो भाजक q प्राप्त होता है, 342 का भाग दिए तो 300, तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भागफल गुणित भाजक धन शेषफल को जोड़ा जाता है। तो वही हम यहाँ भागफल q है तो उसमें भाजक का गुणा कर दिया और शेषफल को जोड़ दिए, यह संख्या हो गया। अब इसमें हम 18 का भाग देंगे, 342 गुणित q प्लस 47, तो इसमें हम 18 का भाग देंगे तो ऑलरेडी इसमें 2 भाग करेंगे, 342 गुणित q, 342 q बटे अपन 11 और प्लस 47 अपन 18, 342 गुणित q बटे 18 और 47 गुणित 18, ये तो पूरी तरह से कट जाएगा, इसका कुछ आपको आएगा हमारा, है ना, ये 342 कट रहा है, ये कटेगा, q आंसर कुछ आएगा, लेकिन हमें शेषफल की जरूरत है इसलिए काट नहीं रहे हैं। यहाँ हम काटेंगे तो वही 47 में भाग देंगे यहाँ पर, तो 11 शेषफल आएगा यहाँ। इस मेथड से भी हम बना देंगे, लेकिन इसमें अब हमें नहीं बनाना है, सीधा क्या करना है, जो शेषफल रहता है उसमें दूसरे भाजक का भाग देना है और शेषफल क्या कर लेना है। इस प्रकार ये हमारा इसमें ऑप्शन आया था, हमारे पास उत्तर 11 आया है, जो ऑप्शन नंबर डी पे है। ऑप्शन इसका बी हमारा सही उत्तर है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 101 नंबर का, हमारा 101 नंबर सेट ए का ही है क्वेश्चन पेपर। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन 101, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। यहाँ क्रय मूल्य 4 और लाभ 5, यानी 1 रुपया का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 4 रुपये, तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 यानी 25%, इसका ऑप्शन ए खत्म। तो हम इसको देखेंगे, पहले यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है, क्रय मूल्य 4 विक्रय मूल्य 5, तो लाभ कितना होगा हमारे पास, लाभ बराबर 5 ऋण 4 यानी 1 रुपया, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाएंगे, लाभ बराबर 1 रुपया, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। यहाँ पर लाभ दिया हुआ है 1 गुणित 100 और बटे हम कितना लिखेंगे 4, तो 4 2500 यानी हमारे पास आ जाएगा 25%। इसी को हम डायरेक्ट देखे थे, दोनों को घटाए, लाभ 1 रुपया हुआ, इसमें 4 रुपया में 1 रुपया लाभ, यानी 1/4, 1/4 का अर्थ होता है 25%। इसका ऑप्शन हमारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 25%। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें से नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 12 कापियों को बेचकर एक विक्रेता को 4 कापियों के विक्रय मूल्य के बराबर
लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें देखना है कि जो लाभ या हानि हुई है वो किसके बराबर हो रहा है, तो विक्रय मूल्य के बराबर। किसके बराबर? विक्रय मूल्य के बराबर, तो उसी को हम 1 रुपया मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे 1 रुपया मानेंगे, तो एक विक्रय मूल्य को 1 रुपया मानेंगे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, इसको हम बनाएंगे 102। तो हमें मानना पड़ेगा, माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य, क्योंकि वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर बोला है, इसलिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य, सीधा इसका लिखेंगे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपए। तो कितने वस्तु? 12 कापियों का, 12 कापियों के या 12 वस्तु का विक्रय मूल्य। चलिए 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 रुपये हो जाएगा, 12 रुपये। और 4 वस्तु का विक्रय मूल्य, 4 वस्तु का विक्रय मूल्य, 4 वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 4 रुपये। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। 12 रुपये में बेचे हैं, 12 वस्तु बेचे हैं, 12 वस्तु बेचे हैं, जिसमें से 4 रुपये 12 रुपये में बेचे हैं, 12 वस्तु को 12 रुपये में बेचे हैं, और लाभ कितना हुआ है हमारा? 4 वस्तु के बराबर, यानी 4 रुपये का लाभ हुआ है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर 12, विक्रय मूल्य बराबर 12 रुपए और लाभ बराबर 4 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना होगा यहाँ पर? क्रय मूल्य बराबर, हम विक्रय मूल्य में लाभ को घटा देंगे, तो हम बेचे हैं, खरीदे हैं कितने में इसको? 8 रुपये में खरीदे हैं, 8 रुपये में खरीदे हैं, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है यहाँ लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। यहाँ लाभ कितना हुआ है? 4 रुपए का, 4 और गुणित हम 100 कर देंगे, और बटे कुल खरीदे कितने में थे? 8 रुपए में, तो 8 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 100 में 2 का भाग देंगे, हमारा 50% इसका ऑप्शन आएगा, 50% इसका ऑप्शन आएगा। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो में केवल 8 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको सॉल्व करके बताऊंगा क्वेश्चन। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, और मैं इसी प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन पेपर का, जिसमें टेट में जितना भी टेट हुआ है उसका क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको तैयारी करना सिखाऊंगा, किस प्रकार से तैयारी करेंगे इसमें।